Hello guys, welcome back to our YouTube channel The Earnest Scholars. Hope you all are doing well. और प्लीज़ इस वक्त तो आपको प्रिकॉशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 जैसे कि आपको पता है अपने चरम स्थल पर है। तो देखिए ये है चैप्टर 11 भक्तिन। इसका है ये पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं जहाँ तक मैंने उसके अंदर कवर किया है। ठीक है, इसमें भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है और आप पढ़ रहे हैं पहेली के साथ। आपको जो भी डाउट्स हों आप डायरेक्टली पहेली यानी मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके मैं 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। ज़रा मुझे बताइए कि पहला कि भक्तिन की किस उम्र में शादी हुई थी। दूसरा, उम्र को मैंने एक और वर्ड बोला था, उस वर्ड का क्या नाम था। ठीक है, क्या उम्र को और क्या कहते हैं। दूसरा, भक्तिन की कितनी बेटियाँ थी। तीसरा, भक्तिन के गाँव का नाम क्या था। ये तीनों बताइए मुझे और इसके बाद अब हम चलो। एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको PDF अवेलेबल करा दिया है पार्ट 1 का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहाँ मिल जाएगा। सपोज़ दैट आपको नहीं मिलता, मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को और वहाँ से आप PDF कलेक्ट कर सकते हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाएंगे अगर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, एकदम चाहिए 95 अबव मार्क्स, तो हाँ आप ट्राई कर सकते हैं। ओके हैं, तो पहले तो आप ये देख लीजिए। ऑफ कोर्स पार्ट 1 50 मिनट्स का है, तो कहीं ना कहीं आपका जो चेहरा है ऐसे से ऐसा ही हो गया होगा उसे देखने के बाद। बट डोंट माइंड गाइस, ऑफ कोर्स पढ़ना तो पड़ेगा। ऊपर से सबसे बड़ा चैप्टर था इसीलिए हो गया, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि थोड़े वीडियोज़ जो हैं वो कम उसमें बनाई जाए। ठीक है, तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो पहला पैराग्राफ है, रिदम आपको याद होगी शायद। मैंने पहला वाला आपने लेक्चर देख लिया है तो पता ही है आपको पैराग्राफ खुद पढ़ना है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर भक्तिन जो है लेखिका बताती हैं कि भक्तिन अच्छी है। पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि लेखिका है कौन, क्या नाम है लेखिका का। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेखिका है वो बोलती हैं कि ये कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वो बोलते हैं कि अरे जो भक्तिन है, ऐसी बात नहीं है कि उनके अंदर जो है वो दुर्गुणों की कमी हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं भक्तिन के अंदर जो शायद अच्छी नहीं है। ठीक है, उनमें से बोलती हैं कि वो सत्यवादी, हरिश्चंद्र की जैसे सत्यवादी भी नहीं है। मतलब वो कुछ किसी किसी जगह पर झूठ बोलती हैं हमारी भक्तिन सेविका। ठीक है, और उसके अलावा पर वो ऐसा नहीं है कि वो नरो व कुंजरो व, यानी कि ये कि वो डिप्लोमेटिक आंसर देती हूँ। वो सब आंसर्स ठीक ठाक और सीधे सतर जवाब देती हैं। ये कहीं महाभारत में एक ये छोटा सा सेंटेंस फ्रेज है जो यूज़ होता है, उसमें डिप्लोमेटिक आंसर देने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। ओके, तो भाई वो बोलती हैं कि जैसे कि वो क्या करती हैं कि जो हमारी भक्तिन है वो पैसे जो हैं अगर सपोज़ खुले इधर उधर पड़े हैं तो वो भंडार घर में जाके उन पैसों को मटकी के अंदर छुपा देती हैं। और इसका जो रहस्य है, जो लेखिका कहती हैं कि भाई वो अभी तक कोई नहीं जान पाया। अगर सपोज़ इसके संबंध में कोई उनसे पूछ ले कि हाँ भाई वो वहाँ पैसे रखे थे, कहाँ कहाँ छुपा दिए तुमने, तो वो सीधा सीधा सतर जवाब देती हैं कि चाहे कितना भी बड़ा उनके सामने कोई शास्त्रार्थ बंदा आ जाए, कोई डिबेटर आ जाए, वो सीधा उसको बोलती हैं कि क्या हो गया, अगर पैसे जो हैं मैंने इधर उधर पड़े थे, मेरा ही तो घर है और मैंने संभाल कर रख दिया, इसमें क्या चोरी करना हो गया क्या ये। फिर उसके अलावा वो बोल देती हैं कि मेरा जो जीवन है वो परम, उसमें जो कर्तव्य है वो यही है कि जो लेखिका है उसको खुश रख सकूं मैं। और अगर मैं पैसे छुपा के रख देती हूँ उन्हें संभाल कर, जिनका आगे यूज़ हो सकता है, तो इसमें क्या बुराई है। और ऐसी कौन सी चीज़ हो गई कि अगर लेखिका को किसी बात पे क्रोध आ सकता है सुनकर, तो उस चीज़ को मैं थोड़ा सा मोल्ड करके, थोड़ा सा इधर उधर उसमें बदलाव कर कर अगर मैं उनको बता दूं तो इसमें कौन सा झूठ हो गया। अरे इतना झूठ तो यार भगवान भी बोल देते हैं तो चलता है यार। ठीक है, वो ऐसे करके कहीं ना कहीं शांत करा देती हैं किसी को भी, अगर कोई भी उनसे ऐसे क्वेश्चंस करता है तो अब बोलती है कि जो भक्तिन, वो लेखिका बोलती हैं कि शास्त्र में जो भी क्वेश्चंस हैं वो अपने अकॉर्डिंग जो भक्तिन है उनका आंसर्स खुद ही ढूंढ लेती हैं कि भाई कैसे इसको आंसर करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बोलती हैं हमारी लेखिका कि मुझे जो स्त्रियां हैं उनका सिर घुटाना पसंद नहीं है। सिर घुटाना यानी कि वो जो गंजी हो जाती है ना विधवा औरतें, तो बोलती है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने भक्तिन को रोका, बोला कि तुम ये सब मत किया करो। तो जो भक्तिन है उन्होंने अंगुठित भाव में, यानी कि थोड़ा रूड होके सीधा आंसर किया कि भाई शास्त्र में लिखा है कि ऐसा नहीं कर सकते, कि मैं सर नहीं मुंडवा सकती।
तो फिर वो इस वजह से उनको भी थोड़ा सा क्रोध सा आ जाता है, तो वो पूछ लेती हैं कि भाई अच्छा ज़रा मुझे बताओ तुम ऐसा क्या लिखा है शास्त्र में। तो वो तुरंत ही उसका आंसर कर देते हैं कि भाई ये लिखा है कि जो तीर्थ जो होता है उस पे जो जाते हैं और वहाँ जाके जो सिर नहीं मुंडाते तो वो कभी जो है सिंध नहीं बन पाते हैं, ठीक है, उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो फिर भाई जैसे ही वो ये चीज़ सुनती हैं तो वो बोलती हैं पता नहीं ये कौन सा शास्त्र है और किस सूत्र में ये सारी चीज़ें लिखी हैं, ये सब मेरा जानना तो असंभव है। तो वो तो हार मानकर जो है चुप हो जाती हैं। और जो भक्तिन है वो हर बृहस्पतिवार को जो चूड़ा कर्म यानी कि अपना मुंडन कराने चली जाती हैं। एक दरिद्र नापित यानी नाई, एक दरिद्र नाई के पास जाती हैं जो गंगा जल से धुला उसका उस्त्रे यानी कि उसका औजार होता है ब्लेड टाइप का जिससे वो बाल काटता है ना वो, तो उसको गंगा जल से धोकर और उसके बाद यथाविधि मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग वो जो है निष्कर्ष उसकी जो उनको काटने हैं उनके बाल उसको भाई शुरू करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पैराग्राफ सेकंड। ओके, अब देखिए इस पैराग्राफ के अंदर क्या है कि लेखिका हैं जो वो बोल रही हैं कि वो मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यानी कि हमारी जो भक्तिन है वो या तो फिर मूर्ख है या उसे पता ही नहीं है कि जो विद्या है वो हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। और वो इसीलिए कह रही हैं क्योंकि जैसे कि वो सर मुंडा के रखती है अपना, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही पुरानी सोच वाली चीज़ें हैं। और उसके बावजूद अगर इससे वो बदलना चाहे, हमारी जो लेखिका हैं वो अगर वो चाह रही हैं कि वो इस चीज़ को बदले, तब भी वो बदलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो उस पुराने विचारों में ही जीना चाहती है। तो इस वजह से वो कह रही हैं कि वो शायद विद्या बुद्धि का इतना महत्व नहीं जानती, या शायद वो मूर्ख है। तो कहीं ना कहीं ये कहना भी असत्य होगा। बाकी इसके बाद वो कहती हैं कि जो हमारी जो भक्तिन है, जैसा कि मैंने बताया उन्होंने पढ़ाई लिखाई की नहीं थी, तो इसकी वजह से उनके अंदर विद्या की कमी अभाव यानी मैंने बताया था आपको कमी होता है। ठीक है, तो यानी उनके अंदर विद्या की जो कमी है तो वो मेरी पढ़ाई लिखाई से अब उसका अभिमान कर लेती है, यानी लेखिका की पढ़ाई लिखाई से। जो लेखिका है वो जितना पढ़ी लिखी हैं तो वो उसी का गुणगान बाहर जाके कर देती हैं कि हमारी जो मालकिन है वो तो इतना पढ़ी लिखी है। तो कुछ इस तरीके से वो अपना अभिमान उनके अभिमान से पूरा कर लेती है। अब क्या हुआ, एक बार जो लेखिका है उन्होंने कहा कि वहाँ जितने भी काम वाले थे, तो उन्होंने जब भी वो अपनी वो लेने आते थे पेमेंट, तो पेमेंट लेने आने के लिए उन्होंने कहा कि अब से आप लोग अंगूठा नहीं लगाएंगे, हस्ताक्षर किया करेंगे। ठीक है, ऐसा नियम बनाया। तब जो भक्तिन थी वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट में आ गई, उसे बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। जैसे कि हम उनका नेचर अभी पढ़ते आ रहे हैं क्या है कि भक्तिन अपने आप को कभी भी क्या बदलना नहीं चाह रही हैं। तो अब एक ये नया एक स्टेप आ चुका है जहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं, जहाँ पे आपको हस्ताक्षर करने हैं। अब वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं ऐसा करना, वो जैसी हैं वो वैसी रहना चाहती हैं। तो इस वजह से उन्हें ये पढ़ने वाली जो मुसीबत है ये उठाई नहीं जाएगी। तो वो सीधा सीधा कहती हैं कि कहीं ना कहीं वो इतनी जो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बाकी लोगों के साथ बैठ कर अब पढ़ना लिखना सीखेंगी तो कहीं ना कहीं उनका अपमान होगा। तो इसीलिए उन्होंने ये सब सोचकर और ये सब देखकर फटाफट से बोलना शुरू किया कि भाई मेरी जो मालकिन है वो तो दिन रात पढ़ती रहती हैं, किताबों में घुसी रहती हैं। ठीक है, अब मैं भी पढ़ने लग गई तो भाई ये जो घर गृहस्थी है जिसे हम संभाल रहे हैं, जिसे मैं संभाल रही हूँ, यानी अपने आप को उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है यहाँ पर कि फिर उसको कौन संभालेगा अगर मैं भी यही करने लग जाऊँगी तो। अब जितने भी वहाँ पढ़ने वाले थे, पढ़ाने वाले थे, वो सब जैसे ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो उनके भक्तिन के प्रभाव में आ जाते हैं और जो है सब चुप हो जाते हैं। तो जो भक्तिन है वो क्या करती है, इंस्पेक्टर के समान फिर वहाँ पर घूम घूम कर लोगों की क्लास लेने लगती है। जो भी लोग सीख रहे होते हैं आ ई, तो कहीं ना कहीं वो उन्हें करेक्ट करने लग जाती है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। ठीक है, क्योंकि उनके जो कटाक्ष थे, उनके जो उन्होंने शास्त्रार्थ प्रस्तुत किए सामने, उसके बाद वो बहुत कहीं ना कहीं सारे के सारे बहुत ही चुप हैं। तो इस वजह से अब वो क्या है, टीका टिप्पणी यानी कि टॉन्ट पास करना, किसी की रोक टोक करना कि नहीं तुम ऐसा नहीं ऐसा बनाओ, तो वो ये जो सारी चीज़ें हैं वो करने लग जाती हैं जितने भी लोग वहाँ पर पढ़ने आए हैं। अब क्यों ऐसा, क्योंकि उसको तो वेतन यानी कि उसको तो आय चाहिए नहीं थी, क्योंकि वो तो लेखिका के घर में ही रहती थी, वो पैसे का क्या करेगी। लेकिन बाकी लोगों को तो पैसे चाहिए थे। तो यानी कि जो पढ़ने वाले जितने भी लोग थे वो बिना पढ़े ही उनकी जो है वो गुरु बन चुकी थी। ठीक है, अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है। इसके अंदर क्या है
अब देखो इस पैराग्राफ के अंदर क्या है, इसके अंदर सीधा सीधा ये बोला है जो हमारी भक्तिन है वो बहुत सारे तर्क तो करती हैं, उसके अलावा जो है तर्कहीनता के भी प्रमाण खोज लेने में बहुत ही ज़्यादा निपुण है वो, ठीक है, एकदम परफेक्ट इसको बोलते हैं। तो उसके इसका मतलब है कि अगर मैं आपको अपने ओपिनियन में बताऊं तो इसका सिंपली यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती हैं कि उन्हें ना बचपन से ही भक्तिन को इतना महत्व नहीं मिला, जैसे कि वो कभी भी इतनी डोमिनेटिंग नहीं रही है ना स्टार्टिंग से, जैसा उन्हें ट्रीट किया गया है। तो इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपनी इम्पोर्टेंस ढूंढने के लिए यहाँ पर लेखिका का असाधारण तरीके से यूज़ करती हैं कि भाई मैं एक इतनी बड़ी जो ये हस्ती हैं इनके साथ कहीं ना कहीं रहती हूँ, तो यानी कि इस वजह से मेरा भी कुछ बहुत बड़ा योगदान है इसमें, ऐसे ही कोई इजीली कि इनके साथ नहीं रह सकता, मैं भी एक बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें जो हैं संभाल रही हूँ, कुछ उस तरीके से ये लोगों को शो करती हैं अपनी अपनी भी इम्पोर्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसा बिहेवियर है उनका। अब देखो इसके अंदर जैसे इस बिहेवियर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये क्या करती है कि जब लेखिका थी वो अपने पुस्तकों के साथ व्यस्त थी, ठीक है, तब वो क्या करती हैं भक्तिन बाहर जाकर जितनी भी औरतें वगैरह थी उनको ये अपनी इस गांव की लैंग्वेज में कहती हैं कि भाई वो तो यानी कि जो लेखिका है वो तो रात दिन किताबों में घुसी रहती हैं और उसी वही सब करती रहती हैं, अब बताओ कि और तुम सारी की सारी यहाँ पर घूमती फिर रही हो, चलो जाकर उनका थोड़ा सा हाथ बटा लो। अब वो लोग तो उनका हाथ बटा नहीं सकते, अब वो लोग भी तो इतना इतना क्या वो भी पढ़ी लिखी नहीं है, तो सीधी बात है वो क्या कहना चाह रही हैं कि वो जो काम कर रही हैं लेखिका उनके जैसा काम जो है और किसी के लिए करना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब वो हाथ बटा नहीं सकती हैं और इससे वो क्या है एक असमर्थता उनकी दिखा रही है कि आप लोग वो काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भक्तिन का पिंड छुड़ाकर वो सारी औरतें वगैरह हैं जो हैं वो चली जाती हैं कि अरे यार हम तो कर नहीं पाएंगे ये सब, चलो यहाँ से चलते हैं। तो इस तरीके से वो कभी कभी कुछ चीज़ें जो हैं वो करती रहती हैं। तो और इस चीज़ की वजह से वो हर किसी लेखिका जो है जितनी भी इम्पोर्टेंस जो देनी होती है लेखिका को वो जब देती हैं तो वो कुछ इसी तरीके से देती हैं, ठीक है। तो अब क्या है यहाँ पे वो बोल रही हैं कि जो अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैले, तो जो भी वो इम्पोर्टेंस दे रही है ना तो इसको इतना वो बढ़ा चढ़ा कर बोलती हैं कि अमर बेल यानी कि जिसकी छोटी सी भी डाली आप कहीं पे भी किसी भी पेड़ पे डाल दोगे ना तो वो पेड़ जो है वहीं से उसी डाली से जो है एक नया पेड़ सा उगने लग जाता है, यानी वो हर चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगती हैं। अब हालांकि क्या है कि वो स्वयं भी कोई सहायता जो है वो दे नहीं सकती, जैसे कि बाकी जो औरतें हैं वो भी पढ़ी लिखी नहीं है तो वो भी कोई सहायता नहीं दे सकती, तो वो क्या है खुद भी कोई ऐसी सहायता नहीं दे सकती, बट ये जो है वो मानने से जो हमारी भक्तिन है वो इसे अस्वीकार करती हैं। वो क्या करती हैं बार बार आग्रह करती हैं हमारी लेखिका महादेवी वर्मा से कि आप मुझे कुछ काम देती रहें ताकि लोगों को भी वो दिखाती रहें, देखो मैं इनके साथ बैठी हूँ यहाँ पर और यहाँ मैं पुस्तकों को बांध रही हूँ, ठीक है, अधूरे चित्रों को साइड में रख रही हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें कर रही हूँ जो करना मतलब तुम लोग तो नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं तुमसे थोड़ी सी मदद मांगने के लिए कहती हूँ और तुम पीछे पीठ छुड़ाकर भाग जाती हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये काम करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है और इसमें भी कुछ बुद्धिमानी चाहिए, तो वो अपनी जो बुद्धिमान को जो है यहाँ पे प्रमाणित करती हैं। और उसके बाद वो कहती हैं कि जो जितने भी दूसरे लोग हैं वो तो हाथ बटाने की लेखिका की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है, जितनी वो सहायता उनकी लेखिका की कर रही हैं। अब जब भी कोई लेखिका की पुस्तक जो है बहुत ही ज़्यादा प्रकाशित हो जाती है, ठीक है, बहुत मशहूर हो जाती है, तो उसकी जो प्रसन्नता होती है वो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर आती है, हमारी भक्तिन के ऊपर। जैसे कि उन्होंने यहाँ पर उसको एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि यहाँ पर क्या बोल रही हैं वो कि जैसे कि क्या होता है जब भी कोई स्विच बोर्ड है जैसे लाइट ऑन करते हैं जैसे बल्ब चमकता है ना, उसी तरीके से उनकी खुशी का भी कुछ ऐसा ही ठिकाना होता है, ठीक है। और वो फिर क्या है उसे अलग से जाकर एकदम कोने में जब कोई होता नहीं है बार बार उस पुस्तक को छूती हैं, आँखों के निकट लेके आती हैं, उसे घुमाती हैं, घुमा फिरा कर वो कहीं ना कहीं उसको पकड़ के एक तरीके का एक सेटिस्फेक्शन ले रही होती हैं कि देखो कहीं ना कहीं उनकी ये जो बुक प्रकाशित हुई है उसमें मेरी भी कुछ सहायता थी,
तभी, क्योंकि मैंने भी जब तक लेखिका ने जितना उस पर काम किया है, मैंने भी उनको उतना ही उस वक्त उनकी मदद की थी। तो इस वजह से कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है ये मुझे भी जाता है। ये अपने आप को ऐसे जो है वो तसल्ली देती हैं, ठीक है। और वो बोल रही हैं कि ये बहुत स्वाभाविक भी है। क्यों? क्योंकि वाकई में उन्होंने ना उनकी काफ़ी मदद की है। जैसे कि जब भी वो किसी चित्र को पूरा करने में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहती थी, और वो जब भी भक्तिन उन्हें 10 बार बुलाती थी कि आ जाओ, चलो खाना लग गया है, खाना लग गया है, और वो नहीं आ पाती थी, तो भक्तिन ऐसा नहीं है कि छोड़ दे। वो क्या करती थी भक्तिन, कहीं उनकी दही की लस्सी लेकर आ गई उनके सामने, या तुलसी वाली चाय लेकर आ गई और उन्हें पिला दी। तो हाल मतलब कि उनकी वाकई में बहुत ज़्यादा मदद रही है हमारी भक्तिन की, लेखिका के लिए। इसीलिए वो यहाँ पर अपने आप को एक तरीके से इसका श्रेय भी देती हैं कि ये बुक जो है शायद मेरी वजह से भी यहाँ होता है आपका ये वाला पैराग्राफ ख़त्म। अब हम नेक्स्ट पैरा की तरफ पढ़ते हैं। तो गाइज़ आई एम सो सॉरी, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती इसमें। महादेवी वर्मा ने इतना लंबा चैप्टर कर दिया है, तो अब आधे से ज़्यादा लोगों के तो यही एक्सप्रेशन होंगे कि कितना पढ़ा रही है, और आधे से ज़्यादा लोगों ने तो स्किप ही कर दिया होगा, छोड़, एक आध लाइन नहीं समझ में आएगी तो क्या जा रहा है। बट प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिएगा। एक्सट्रैक्ट जो है वो आपके फिर पल्ले नहीं पड़ेगा कि कहाँ से आ गया, क्या आ गया, ठीक है। और एक एक लाइन के अंदर पता नहीं इनकी अजीबोगरीब चीज़ें भी आपको आगे समझ में आएंगी, उन्होंने दे रखी हैं, तो वो आपको थोड़ा नहीं आएगा शायद समझ, ठीक है। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, बट ठीक है यार, थोड़ा सा और है, बस पढ़ लो। ओके, तो इसमें क्या है, इस पैराग्राफ के अंदर पूरा पढ़ लीजिएगा, पॉज करिएगा, उसके बाद आगे सुनिएगा मेरी बात। तो जब हमारी महादेवी वर्मा थी, वो क्या है, दिन भर का जो उनका कार्य था उससे छुट्टी पाकर कोई लेख वगैरह उनका समाप्त हो जाता था, ठीक है। और जैसे कि बहुत मतलब इन शॉर्ट उन्होंने बोला, जब बहुत रात हो जाती थी, और बहुत रात के अंदर, बहुत ही शांति के अंदर, इतनी रात में भी जो उनकी हिरनी थी, ठीक है, उनकी हिरनी का नाम था सोना, ठीक है। वो भी क्या है, तख्त के पास जो बेड होता है ना, बेड आपका दीवान बेड जैसे बोलते हैं ज़्यादातर लोग, तो उस तख्त के पास उसके साइड में, यानी कि उसके पाँव के पास ना बैठकर वो क्या है, वो भी पागुर करना बंद कर देती थी। पागुर यानी वो चबाती रहती है ना हिरने और भैंस गाय ये सब, तो वो भी पागुर करना बंद कर देती थी, यानी सो जाती थी। जो कुत्ता था बसंत उनका, वो भी क्या करता था, छोटी मच्छियाँ यानी स्टूल, ओके, उस पर अपने आगे पंजे रखता था, और उसके बाद उस पर मुँह रख कर आँखें बंद कर लेता था, यानी सो जाता था। फिर बिल्ली जो थी उनकी गोधली, वो भी भाई उनके तकिए के पास सिकुड़ कर सो जाती थी। पर इन सब निस्तबद्धता यानी कि शांति, रात की जो शांति होती है ना, डरावनी शांति, तो उस शांति के अंदर भी जो महादेवी वर्मा की सेविका है भक्तिन, वो जग रही होती थी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उधर ही के पास बैठकर, और बिजली की चकाचौंध, यानी रात में तो सब चाहते हैं ना लाइट ऑफ हो जाए, चुपचाप सो जाए, लेकिन इतनी जो रात में लाइट चलती है, कहीं ना कहीं वो आंखों में इरिटेशन देती है। तो उसके अंदर वो जो भक्तिन है वो जगती रहती थी, उनका उन्हें ये साथ, और मतलब ऐसा भी नहीं है कि जग रही है, इसका मतलब आंखें खुली हैं, दिखा रही हो कि मैं जग रही हूँ, नहीं। अगर सपोज़ भक्तिन की कहीं पे भी किसी भी छोटी सी चीज़ पर भी नज़र पड़ती थी, तो भाई लेखिका की मतलब तो भक्तिन का सीधा इशारा होता था कि ओके, तो यानी यहाँ नज़र है, तो उन्हें शायद कुछ ऐसा ये चाहिए होगा। जैसे कि देखो, अगर उन्होंने किसको देखा, रैक को देखा किताबों की, तो उनका रहता है अरे उनको कौन सी बुक चाहिए, तो वो फटाफट से सीधा रंग पूछती थी, पढ़ी लिखी तो थी नहीं वो, कि भाई कौन से रंग की आपको बुक चाहिए। अगर कलम उन्होंने रख दी, इसका मतलब शायद इंक ख़त्म हो गई है, तो फटाफट स्याही की तरफ देखती थी वो। अगर भाई कागज़ का है तो भाई नई फाइल उठा के ले आती थी, शायद कागज़ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो थी हमारी भक्तिन, वो इतना इतना रात में भी एक माँ की तरह जगना उनके लिए, इतना इतनी देखभाल करती थी उनके लिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि जो भक्तिन है, सपोज़ वो रात में बहुत लेट तक जगी है, उसके बाद वो सोती है, तो सोने के बाद अगले सुबह सुबह भी जो लेखिका है वो जल्दी ही उठती थी, चाहे कितनी भी लेट सोई हो। और भक्तिन जो है, अब उसको तो उससे भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी सारी ये सब पाला हुआ है, हिरण पाला हुआ है, कुत्ता पाला हुआ है, बिल्ली पाली हुई है, तो वो क्या है, सोना जो है उनका हिरण वो उछल कूद करता था, उसे बाहर ले जाने के लिए वो हमेशा आकुल रहता था। फिर जो बसंत उनका कुत्ता है, उसको भी बाहर जाना होता था, और वो बाहर चिड़ियों की आवाज़ सुन रही होती थी, गोथली उनकी बिल्ली, कि उसको भी भाई शिकार पे बाहर जाना है।
तो भाई वो बस सीधा सा इस पूरे पैराग्राफ में इतना कहना है कि जो भक्तिन है वो उनकी एक साथी की तरह रही है हमेशा से, जो उनके साथ हमेशा, अगर मुश्किल रास्ता है तो आगे आगे, अगर कहीं चलना है तो पीछे पीछे हमेशा चलती रही है, एक परछाई के समान, ठीक है, छाया के समान। और अब क्या हुआ था कि उनके घर पर ये जो सीमा पर जो ये युद्ध वगैरह हो रहा था उसकी वजह से भक्तिन के जो बेटी और दामाद थे वो घर पर आते हैं और वो बोलते हैं कि चलो हमारे साथ वापस चलो। तो जो भक्तिन है वो सीधा सीधा मना कर देती कि नहीं, तुम लोगों को जितना भी पैसा वैसा उनके पास जो भी जमा रहता था तो वो बोल देती थी ये लो पैसे ले लो, सब ले लो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मैं जो हमारी लेखिका है हमेशा उन्हीं के साथ रहूँगी, उन्हीं की सेवा अब मेरा धर्म है, कुछ इस तरीके से। और अगर वो इनके साथ यानी कि दामाद और इनके साथ चली गई तो इसकी वजह से उनको हमारी लेखिका को छोड़ना होगा, जो उनके लिए असंभव है। भक्तिन कभी भी अपने जीवन का जो अंत है ऐसे नहीं करेंगी कि वो उन्हें छोड़ दे। ओके, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अब यहाँ पर भक्तिन जो है लेखिका जो है एक युद्ध की बात करती है कि जो गत वर्ष युद्ध के भूत, गत वर्ष यानी कि जो लास्ट, गत को बोलते हैं लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर। ओके, तो जो गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान पर, तो वो बोलती है कि जो लास्ट ईयर का जो युद्ध था उसने जो लोगों के मन में वीरता की जगह एक तरीके से पलायन यानी वहाँ से चले जाना, इसका कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर सा बना दिया था कि सब अपनी अपनी जगह से वहाँ से चले जाएं, जब युद्ध शांत हो जाएगा तब वापस आएंगे। तो जो भक्तिन है वो भी पहली बार क्या, एक जो सेवक थी तो वो विनीत मुद्रा यानी कि वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा धैर्यपूर्वक रहती थी, लेकिन क्या है अब वो कहीं ना कहीं उस मुद्रा से बाहर निकली कि इस वक्त शायद यहाँ से चलने में ही भलाई है। तो वो अनुरोध करने लगी हमारी लेखिका से कि चलो अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने गांव में रहेंगे। तो वो सारा प्रबंध बता रही है कि मैं गांव में तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगी, जो लकड़ी है लकड़ी रखने वाली जो मचान है वहाँ पे तुम्हारी धोती वगैरह सब सेट कर दूंगी, फिर दीवार में बड़े बड़े कील लगा कर वहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा सा रैक बना दूंगी जहाँ पे आप किताबें रख पाएंगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वो है बता रही है, स्याही के लिए ये सब। तो बोल रहे हैं कि बस आप चलो मेरे साथ, यहाँ अब हम लोग नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो फिर वो बोलती हैं कि तो अब इससे बचने के लिए जो लेखिका है वो सीधा कह देती है कि मेरे पास वहाँ चलने के लिए पैसे नहीं है, शायद वो कुछ देर तक जो हमारी भक्तिन है वो शांत हो जाए। पर जैसे ही वो ये बोलती हैं तो उसके परिमाण पे उसका रिजल्ट क्या होता है, वो सीधा जो भक्तिन है, जैसे कि उसके पास हर सवाल का जवाब होता है तो इसका भी था, तो वो फटाफट से एक उसका एक रहस्य है उसका उद्घाटन यानी उसको खोल देती है अपने रहस्य को। और क्या है, अपना जो उसका पोपला मुंह था उसके शायद मुंह में दांत नहीं होंगे तो उसके पोपले मुंह से धीरे से उसके कान के पास जाकर जैसे कुछ छुपाते हुए बोलते हैं। तो बोल देती है कि भाई मेरे पास ना 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, मतलब उसके गांव में उसने कहीं गाड़ के रखा होगा, छुपाया होगा। तो बोलती मेरे पास सब प्रबंध है, आप बस चलो मेरे साथ, ठीक है, उस और हम सब कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, आप बस चलो मेरे साथ। तो भाई भक्तिन की जो कंजूसी, अब वो बोलती है लेखिका कि इतने कम पैसों में वैसे तो कुछ हो नहीं पाता, लेकिन जिस तरीके से भक्तिन बोल रही है कि वो सब संभाल लेगी और मेरे लिए सब कुछ सेट कर देगी, वो मेरे लिए जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद जो भक्तिन है वो कह रही है कि ऐसा भी क्या है, हम लोग लौट आएंगे जब युद्ध वगैरह शांत हो जाएगा, लेकिन इस वक्त हम लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पैरा पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पैरा पे कम ऑन, कोई बात नहीं, बस थोड़ा थोड़ा सा बाकी रह गया है, बस 5-6 तो 2-3 स्लाइड्स काफ़ी बची हैं, बस बाकी हो जाएगा। सो पेशेंस के साथ बैठे रहिए, ठीक है, हम लोग जल्द कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो भक्तिन है, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, चिंता मत करो आप सब, ठीक है, अब बस सुनते रहो जो भी चल रहा है। तो जो भक्तिन है उनका रिश्ता बताया गया है लेखिका के साथ कि उन दोनों का संबंध कैसा है, ठीक है। तो उसका उनका संबंध सेवक और स्वामी वाला है, ये कहना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं होता कि जो सेविका जो होती है, ऐसा कोई स्वामी नहीं होता कि जो स्वामी अगर बोले कि नहीं बस बहुत हो गया तुम यहाँ से चले जाओ, तो जो सेवक है उनकी बात इस बात पर हंस दे। और ऐसा कोई सेविका नहीं होती जो भाई अपनी मनमर्जी से सेवक को कुछ भी करने के लिए राज़ी कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें इसमें है। तो लेखिका बोलती है कि भक्तिन को नौकर कहना उतना ही मुश्किल है
जितना कि अपने घर में बारी बारी से जैसा अंधेरा और उजाला हमारे घर में आता जाता रहता है, गुलाब के फूल खिलते और बुझते रहते हैं, जैसे उनको एक तरीके से सेवक मानना अपना, ठीक है। तो इनका जो अस्तित्व है वो हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। वो सुख भी देता है हमको, दुख भी देता है। तो इसी तरीके से जो भक्तिन है उसकी कुछ बातें जो हैं वो उनको थोड़ा इरिटेट भी कर जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि मैंने बताया कि वो माँ की तरह उनकी देखभाल करती है, तो वो सारी चीज़ें उनके जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। अब नेक्स्ट पैरा में चलते हैं। नेक्स्ट पैरा में यहाँ पर वो बोल रही हैं कि ये जो सारी उनके अंदर जितनी भी विशेषताएं, जो भी उनका स्वभाव है हमारी सेविका का, कहीं ना कहीं इसका कारण परिवार और परिस्थितियाँ हैं, ठीक है। उनके भीतर जितना भी स्नेह है या जितनी भी उदारता है, कहीं ना कहीं वो उसका जो कारण है, जो उनका पिछला इतिहास रहा है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हैं। अब वो बोलती हैं कि जो उनकी छात्रावास है लेखिका की, वो बालिकाएं अगर कभी भी क्या है कि वो उनके घर के बाहर ही खड़ी रहती हैं और कभी भी उनसे चाय बनवा लेती हैं, क्या बोलते हैं, सेविका से, और बाहर खड़ी रह के जो भी सपोज़ उनके लिए खाना बनाया हुआ है अब हम महादेवी वर्मा के लिए, तो वो आके उसको चखने बोल देती कि लाओ मैं भी थोड़ा टेस्ट कर लूँ, और क्या उसकी विचेतना करने लग जाती हैं। और जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर निकलती हैं तो सारी की सारी वहाँ से चली जाती हैं कि अरे चलो चलो वो आ गई। एक तरीके से होता है ना, प्रिंसिपल कोई आ जाता है तो फटाफट से चले जाओ, कुछ इस तरीके से अंदर कॉरिडोर से सब अपनी अपनी क्लास में, तो कुछ ऐसे ही, ठीक है। बाकी उसके बाद जैसे ही वो वापस अपने कैबिन में गए तो विराजमान वहाँ पे यथार्थ जैसे थे वैसे ही यथास्थान पे वापस आ जाना। तो इन सब चीज़ों में क्या है, अगर रुकावट ना हो तो इसके लिए वो क्या करती हैं भक्तिन, अपना दोनों टाइम का खाना सुबह ही बनाकर ऊपर ऊपर जून में ऊपर रख देती हैं, आले में जाके। आले यानी कि इस तरीके का एक गांव में ये ऐसा बना होता है, ठीक है। आपने देखा होगा स्पेस थोड़ा सा इसके अंदर अंदर होता है, यहाँ पे चीज़ें रख देते हैं, तो वो फटाफट से आले में जाके रख देती हैं। और रात के टाइम पर जब खाना खा रही होती हैं वो, अब सुबह उन्होंने दोनों टाइम का बना लिया, लेकिन उनका एक नियम होता है कि जो चूल्हा होता है ना आपका, उसको रात में जैसे ही खाना बनता है चूल्हे का, तो उसको धोना होता है और लिपाई करते हैं ना, गोबर की लिपाई, ये सारी चीज़ें तो वो रात में करके सोते हैं। इसका मतलब है कि आपने अपना जो रसोई है उसको बिल्कुल पाक पवित्र कर दिया है, ठीक है। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, क्या है कि जो लेखिका है हमारी, उनके जो परिचित हैं, जो उनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, तो भक्तिन भी उनसे परिचित है। लेकिन क्या है, जैसा व्यवहार जो हमारी लेखिका है वह जो करती है, वैसा ही जो है भक्तिन भी उनको देखकर करती है। और उन जैसा कि हमारी जो लेखिका है वो जैसा उनको देख के सम्मान देती है, उसी तरीके का कहीं ना कहीं भक्तिन को भी देना पड़ेगा। नहीं आया समझ में? ओके, मतलब मैं इसे शॉर्ट में समझाती हूँ। इन शॉर्ट, आपके घर में कोई भी मेहमान आता है तो जैसे आपके मम्मी पापा उनसे बिहेव कर रहे होते हैं, तो आपको भी कुछ उसी तरीके से नमस्ते अंकल जी ये सब करना पड़ता है ना। और आपको वैसा ही कुछ सम्मान देना पड़ता है, ठीक है। जैसा मतलब जितना बड़ा सामने वाला इंसान आया, आपको कुछ उसी तरीके से खातिरदारी करनी पड़ती है ना, कुछ ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन इस जगह पर जो भक्तिन है उसकी जो सहज बुद्धि है वो मिमिस्त्र यानी कि वैनिश, मतलब गायब हो जाती है किसी चीज़ों में। वो क्या करती है कि उनको जज करती है, वो जैसी उन्होंने वेशभूषा पहनी हुई है, कैसा आकार है, अगर उसके बाल लंबे हैं तो अरे पक्का वील्ला होगा, कुछ इस तरीके से जो हमारी भक्तिन है वो जज करती है। अब इसका हम कुछ कर नहीं सकते, अब उनका स्वभाव ही बचपन से ऐसा रहा है, उन्होंने ऐसा ही देखा है, तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो इस हिसाब से अगर जहाँ जैसे कि यहाँ दिखाया है कि किसी के सपोज़ लंबे बाल हैं और उसने वेशभूषा में कुछ ऐसे कैजुअल ड्रेस पहनी हुई है, तो वो इसी अकॉर्डिंग अपने इस गांव की लैंग्वेज में बोलती है, अच्छा ये पक्का कुछ लिखना तो जानता नहीं होगा, ऐसे गली में घूमता फिरता रहता होगा, तो कुछ ऐसे जज करती हैं वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पैरा में देखते हैं क्या है कि प्लीज़ यार सो वो मत जाना, ये सब सुनो, अब क्या कर सकती हूँ मैं कि इतनी डिफ़िकल्ट हिंदी लिखी हुई है और इन्होंने जो भी लिखा है, अब ठीक है अब पढ़ना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं हम, ऑप्शन नहीं है हम लोगों के पास, हिंदी ले ली है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि वैसे तो वो ये सारी चीज़ें क्या टिप्पणी टीका टिप्पणी करती रहती हैं, ये इसने ये पहना, इसने वो पहना, लेकिन लोगों का जो दुख है वो उन्हें प्रभावित कर जाता है, कि चाहे वो किसी का भी दुख हो। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, सपोज़ वो जेल चले गया, तो वो पूरा दिन भक्तिन जो है इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और बोलती रहती हैं, बताओ वो लड़का इस उम्र में जेल चले गया, अब क्या होगा। सबको भाई तसल्ली रखनी चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए, उसे बाहर निकालना चाहिए। तो सबका जो दुख है वो भक्तिन के लिए बहुत ही ज़्यादा समान है, वो सबके लिए उनकी सहानुभूति रहती है। अब आपको तो पता ही होगा ये क्यों है,
क्योंकि भक्तिन ने भी अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ झेली हैं। तो भाई अब इसी वजह से उनको पता है कि एक दुखी इंसान कैसा होता है जब कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है, कोई सहानुभूति की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर उनका स्वभाव कुछ थोड़ा सा नर्म है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अब हम देखते हैं क्या है। यहाँ तक आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि दी ये वाली लाइन क्लियर नहीं हुई, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा आपको PDF वगैरह सब मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन से उठा लीजिएगा। और कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पढ़ा दिया है सब तो सब आ जाएगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी देखने पड़ते हैं। क्या पता आपको कोई कीवर्ड ही नहीं आ रहा हो, कुछ जैसे ये लज्जित देखो एक कीवर्ड है, कोई ये शर्म की जगह आप लज्जित लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जो आप अपने दिमाग में थोड़ा सा याद रखिए। महत्व, थोड़ी सी इससे हिंदी जो है वो काफ़ी पर्सोनिफाई हो जाती है, ठीक है। अच्छी तरीके से लिखना होता है। ओके, इस पैराग्राफ के अंदर देखो अब क्या बोल रहा है वो। तो जो भक्तिन के संसार मतलब भक्तिन जो थी उसके जो संस्कार थे वो कुछ इस तरीके के थे कि बचपन से ही उन्हें बहुत डराया वराया गया था, है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि लड़कियां जो होती कैसे सहम के रहती हैं, तो अब जेल के नाम पे तो वो वैसे ही बेहोश हो जाती थी कि भाई अरे जेल जाना पड़ेगा। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी थी जिसके बारे में सब लोगों को पता चल चुका था, बाहर सब जानते थे कि भाई भक्तिन को जेल से बड़ा डर लगता है। तो इसी वजह से वो लोग उन्हें चिढ़ाने के लिए कहते थे, अरे अब तो जो महादेवी वर्मा है वो भी कुछ दिनों में जेल जाने वाली हैं, पता है क्या किसी को। तो कुछ इस तरीके से अब भक्तिन वहाँ तो एक्टिंग करती थी कि अरे भाई मुझे नहीं लग रहा डर, लेकिन अंदर जाके कहीं ना कहीं वो इतना डर के इतना सहम जाती थी कि वो चुपचाप भक्तिन से पूछती थी कि अरे सुनो ऐसा है, आप हमेशा कहती है ना कि मैं अपनी धोती नीचे से साफ़ नहीं रखती, गंदी रखती हूँ, तो ना मैं धोती अच्छे से साबुन लगा के साफ़ कर लूँगी ताकि जब मैं पहनूँ और आपके साथ जब मैं वहाँ जाऊँ ना वहाँ, तब आपको लज्जित ना होना पड़े कि ये कैसी साड़ी पहनी हुई है इस औरत ने जो इसके साथ खड़ी है, ठीक है। और मुझे ज़रा बता दो क्या क्या सामान बांधना होगा जिसकी वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, ठीक है। और इस यात्रा में अब यहाँ पे बताते हैं कि इस यात्रा में किसी और का जाना तो संभव नहीं होता, लेकिन जो भक्तिन है वहाँ पर उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई जा सकता है नहीं जा सकता, भाई उनको तो जाना है। और बल्कि महादेवी वर्मा अगर उनसे ये कह दे कि नहीं भाई मैं नहीं जा रही हूँ, तो वो उनसे उन्हें जो है भक्तिन को इस चीज़ की प्रसन्नता नहीं होगी, बल्कि इस चीज़ की होगी अगर वो जा भी रही है ना तो मैं जाऊँ उनके साथ, ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जहाँ मालिक वहाँ नौकर। अब वो एक बहुत अच्छी लाइन बोलती हैं यहाँ पर, ये बहुत अच्छी लाइन है, आप प्लीज़ इसे नोट कर लेना, ठीक है। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ कि जहाँ मालिक वहाँ नौकर, मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है, ठीक है। शायद ये आपके काम आ जाए, आप कहीं पे लिख सकते हो कोई क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये अच्छी है काफ़ी। तो वो अब बोलती हैं कि ऐसा जो अन्याय है ये अन्याय वो भक्तिन नहीं होने देगी, वो जहाँ पे जाएंगी वहाँ पे वो भी साथ में ही जाएंगी लेखिका के। चेयर अप गाइस, अब लास्ट पैरा है, दिल थाम के बैठ जाओ, बस ये आखिरी है, अब हम बस ख़त्म करने वाले हैं। इसमें फाइनली जो हमारी भक्तिन जो लेखिका है वो बोलती हैं कि जो एक किसी की माँ होती है वो तो भाई आखिरी सांस तक लड़े ना लड़े इस सब चीज़ों के लिए, लेकिन भक्ति बिना लड़े उसका तो भाई काम नहीं चलेगा। अब वो बताती हैं यहाँ पे, तो लेखिका जो है थोड़ी सी भावुक हो जाती हैं और वो बोलती हैं कि अगर मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर ऐसा कोई बुलावा आ गया सपोज़ जेल जाने का या कुछ ऐसा कि शायद भक्ति नहीं ना रहे कुछ इस तरीके का, तब जिसमें तब क्या ना धोती साफ़ करने का कोई अवकाश होगा, ना सामान बांधने का, और ना मुझे भक्तिन को रोकने का कोई अधिकार होगा और ना ही उसे रुकने का। वो अंतिम क्षणों में जो क्या बोलते हैं भक्तिन है वो उस वक्त क्या करेगी या मैं क्या करूँगी, ये कुछ उनके सवाल उनके मन में कभी कभी आ जाते हैं कि शायद किसी अंतिम समय आने पर शायद क्या हो सकता है। तो वो कहते हैं कि भक्तिन की ये जो कहानी है ये अधूरी कहानी वो शायद उस वक्त कहीं पूरी ना हो जाए, तो उन्हें खोकर कहीं पूरी ना हो जाए, तो इस चीज़ से जो हमारी लेखिका हैं वो डरती हैं। सो कम ऑन गाइस, चैप्टर ख़त्म। चलिए आपका वो पूरा हुआ, फाइनली आपने दर्द पे अपना कंट्रोल पा लिया है। लेट्स गो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स में अगेन एक पैराग्राफ है, तो ये गद्यांश है आपका, जैसा कि मैंने आपको बताया गद्यांश भी आता है ना आपका, तो उस गद्यांश में देखो एक ये
परिवार की परिस्थितियों के कारण यानी कि भक्तन का जो स्वभाव था वो कैसा हो गया था, ठीक है। छात्रावास की जो बालिकाएं थी वो आती थी, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो ये सारा वही पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं कि भक्तन का स्वभाव परिवार में रहकर कैसा हो गया था, भक्तन के पास छात्रावास की छात्राएं क्यों आती थी। अगला है कि छात्राओं के आने में रुकावट न डालने के लिए भक्तन ने क्या उपाय किया। और लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन। अब ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप लोगों का आंसर, आपको आंसर्स इनके आने ही चाहिए, नहीं आए तो वापस वीडियो देखो आप लोग, बिकॉज मैंने वहाँ पे सब कुछ क्लियर किया हुआ है। और कमेंट सेक्शन में मुझे इन सब का आंसर चाहिए। अब जिसको ज़्यादा आलस आ रहा है तो चुपचाप से ये लिख सकता है कि क का आंसर 2 है, 4 है, जो भी है, बट कुछ ना कुछ लिखो, एटलीस्ट इंटरेक्शन होनी चाहिए, मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन है, मुझे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा मैं उस पर स्टार मार्क कर दूँगी, ठीक है। वैसे तो सभी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ये स्टार मार्क करती हूँ। पंचायत के ऊपर तो मतलब जो था ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भक्तन पाठ के आधार पर पंचायत के न्याय की टिप्पणी कीजिए। आपने मेरा पिछला जो पाठ है अगर नहीं देखा है तो उसे देखो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायत ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया था जो भी हुआ था भक्तन की बेटी के साथ। फिर भक्तन की पाक कला के बारे में टिप्पणी कीजिए, जो उन्होंने वो दाल बना दी थी, जो भी किया था, ठीक है। ये सब आपको लिखना है, रसोई में क्या किया उन्होंने। फिर उसके बाद सिद्ध कीजिए कि भक्तन तर्क वितर्क करने में माहिर थी। कमॉन, आप लोग सीधा सीधा वो वाला एग्जाम्पल देना कि वो पैसे, खुले पैसे वाला और सर घुटाना, ये सारे कुछ है। पॉइंट में आंसर लिख देना, बहुत अच्छा रहेगा। एक सर घुटाना लिख देना, फिर उनके पैसे छुपाने वाला लिख देना, फिर उसके बाद सिग्नेचर वाला लिख देना। देखो 3 पॉइंट्स तो यही हो गए, ठीक है। इससे तर्क वितर्क में वो माहिर थी, ये सब लिख देना, ठीक है। फिर भक्तन ने महादेवी वर्मा के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया, तो ये तो संभवतः सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस पर एक और स्टार मार्क, स्टार मार्क, स्टार मार्क, जितने स्टार बनाऊँ उतने कम है, ठीक है। ये तो वही आखिर में कंक्लूज़न ही यही निकलता है कि पूरा महादेवी वर्मा इन्हीं के बारे में बात कर रही है, तो ऑफकोर्स इतना तो हमें पता ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। अब ये कुछ भक्तन के चरित्र की विशेषताएं हैं, उसके मैंने ये 3 लिखे। आप इसके ऊपर आप अच्छा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ होता है आपका वीडियो ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। किसी और का भी भला कर दो वीडियो देख के, ठीक है। अपना अपना ही नहीं पढ़ना है। बाकी कमेंट मैंने आपको बताया है, क्वेश्चंस के आंसर मुझे दो, अप्रिशिएशन देना है बिल्कुल दीजिए। आप चाहते हैं कि कुछ मुझसे मिस्टेक हुई है, कहीं पे आपको कुछ समझ नहीं आया, प्लीज़ बताइए। फालतू कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, प्लीज़। मुझे कुछ उनकी ज़रूरत नहीं है। बाकी हाँ, कुछ भी आपको डाउट आ रहा है प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द लेके आ रही हूँ। थैंक्स। और बताइएगा पहेली के साथ पढ़ना आपको कैसा लगा। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम्स।